नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है प्रीलिम्स की जुलाई माह में लगभग प्रस्तावित है। ठीक, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। और आज आप लोग के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है ये, और जो आपके एग्जाम के लिए, दरअसल मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग दरअसल जो यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा होती है और जो खासकर मुख्य परीक्षा होती है, उससे संबंधित जो भी मुद्दे, चाहे वो नैतिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों या अन्य कोई मुद्दे हों, जो आपके एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए खासकर महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्या कुछ उस आर्टिकल में निकला हुआ है, चाहे वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के फॉर्म में हो या मुद्दा जो चल रहा है उसके बिहाफ पे हो, तो हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि क्या कुछ पॉइंट्स उसमें दिए जाते हैं। प्लस इसके साथ में संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न आपके प्री और साथ ही साथ में जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि दरअसल पर्टिकुलर टॉपिक से क्या कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। तो बिना देरी के हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है गैस आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि गैस बेस्ड इकोनॉमी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड से देखने का प्रयास करते हैं। ये जो टॉपिक आपका दिया गया है, ये टॉपिक आपको आपके जीएस के मुख्य पेपर में जो है दो जगहों से कोरिलेट करेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, सामान्य अध्ययन का तीसरा जो पेपर है आपका, यानी कि जो थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर में जो टॉपिक नंबर 13 दिया गया है, इससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और पेपर थर्ड में जो टॉपिक नंबर 13 है, वो दरअसल आपका पर्यावरण वाला है। अगर आपके पास सिलेबस है अभी, तो तुरंत सिलेबस को आप लोग उठा लीजिए और इस टॉपिक को मैच कर लीजिए, यानी कि पर्यावरणीय वाला जो भी मुद्दा वहां पर दिया गया है, वहां पर इस टॉपिक को आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूपी स्पेशल का जो पेपर नंबर 2 है, यानी कि जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 6 कहते हैं, वो उसमें जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, यानी कि जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जो जानकारी दी गई है, उससे संबंधित ये टॉपिक आपका दिया गया है। वहां से भी आपको इस टॉपिक से चीजें मिल जाएंगी। तो इसलिए आप लोग इन टॉपिक को जो है वहां पर बेहतर ढंग से करिएगा और कोशिश करिएगा कि नोट्स इस पर आप लोग जो है बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है कि कहां से इसको आपको कोरिलेट करना है। साथ ही साथ में प्री परीक्षा में भी जो है इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछते जाते हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, इस तरीके से प्रश्न आपसे प्री परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस टॉपिक में दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि दरअसल ये टॉपिक चर्चा में है तो है क्यों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये एक मंत्रालय है, और इन्होंने क्या किया है कि प्राकृतिक, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, शब्द को ध्यान रखिएगा, अगले 5 वर्षों में गैस आधारित इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसमें बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक जो है आप कच्चे तेल को बहुत टाइम तक आयातित करते रहेंगे। और कच्चे तेल का आयात जो है उस पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए जो है भारत सरकार ने, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों के भीतर जो है हम लोग क्या काम करेंगे, गैस आधारित इकोनॉमी बनाने का जो है हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग डेटा की अगर बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो प्राकृतिक गैस की वर्तमान स्थिति है वो कितनी परसेंट है, 7% है, 7% है। ध्यान रखिएगा, ये आप अपने मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में इस डेटा को जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है, 15% का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है, यानी कि हमारा टारगेट है अगले 5 वर्षों में कितने करने का, 15% करने का। अभी कितना है, 7%, यानी कि दुगने से ज्यादा हमारा जो है क्या है, लक्ष्य है गैस आधारित इकोनॉमी बनाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार द्वारा एक बड़े लक्ष्य के रूप में, पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि सरकार द्वारा एक बड़े लक्ष्य के रूप में एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, तो सरकार द्वारा एक बड़े लक्ष्य के रूप में एलपीजी को
पीएनजी के रूप में स्थानांतरित करने का है। ठीक है, पीएनजी यानी कि जो भी आपका जो पाइपलाइन होती है, गैस पाइपलाइन होती है, उसके माध्यम से जो है गैसेस को जो है आपके रसोई घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। ठीक है, तो यहां पर हमने अलग से लिख भी दिया है कि पीएनजी क्या होता है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है पीएनजी क्या होता है, तो इसे दरअसल हम पाइप प्राकृतिक गैस कहते हैं। मतलब जो गैसेस पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस को पहुंचाया जाता है उसी को हम लोग पीएनजी कहते हैं। इस पर बहुत जोरों शोरों से जो है भारत सरकार इस पर कार्य कर रही है। ध्यान रखिएगा क्यों कर रही है, इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पाइप के माध्यम से उपभोक्ता के रसोई घर तक इसे पहुंचाना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग डेटा की थोड़ा सा बात करें तो डेटा की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में जो पीएनजी कनेक्शन है इनकी संख्या कितनी है, 1.2 करोड़ फिलहाल इनकी क्या है, संख्या है। और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कहां तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है कनेक्शन का। और वर्ष 2032 तक की अगर हम लोग बात करें तो 12.5 करोड़ यानी कि 12.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है पीएनजी का। ध्यान रखिएगा, यह डेटा आपके एग्जाम के लिए दरअसल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग तुरंत जो है फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाएंगे और प्रश्न किस तरीके से बनेंगे वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स आप लोग अभी से जो है थोड़ा सा नोट डाउन करते चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लक्ष्य हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं कि नीति आयोग ने क्या एक रिपोर्ट अभी निकाली थी, उसमें क्या कहा उन्होंने कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तकरीबन कितना, तकरीबन 65 से 70 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप में यह बहुत बड़ा अमाउंट है और इतना निवेश करना पड़ेगा अगर हमें जो है गैस की हिस्सेदारी को अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ाना है। तो इतना बड़ा जो है हिस्सा पैसे का जो है यानी कि रुपए का जो है इतना बड़ा जो है आपको लगाना होगा, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे। रिपोर्ट को आप लोग जो है मेंशन कर दीजिएगा कि कितना जो है हमें यहां पर जो है पैसे को लगाना है, निवेश करना है। यानी कि इस निवेश में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को होगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा, लेकिन ये इतना बड़ा लक्ष्य तो है कि भाई 65 से लेकर क्या 70 अरब डॉलर के निवेश तो हम करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या हमारे पास ढांचागत सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कि फिलहाल इतने बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए, इतना बड़ा जो हमारा लक्ष्य है 2030 का है, 2032 का है, अगले 5 वर्षों का है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है निवेश करना पड़ेगा। और निवेश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या हमारे पास ढांचागत सुविधाएं हैं या नहीं है, तो आपको उत्तर मिलेगा अभी फिलहाल के लिए नहीं है। इसलिए क्या जरूरी हो जाता है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ढांचागत सुविधाओं के स्तर को बढ़ाना होगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी लक्ष्य जब सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले ढांचागत सुविधाओं को देखा जाता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, तो ये हमें करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है पीएनजी का लाभ। ये आपसे दरअसल प्रश्न आपसे जो है यहां से पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि पीएनजी का लाभ क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि इस समय जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसको जो है सही करने के लिए कि ताकि जो है चीजें हमारे पक्ष में रहें। और आपको एक बात ये भी पता होगी कि जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, 15 में यानी कि 2015 में, उसमें हमने कार्बन को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था 1.5 और 2% का। ठीक है, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो है कुछ ऐसा बेहतर कार्य करें कि जिसकी तरीके से जो कार्बन एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो कम हो। और इसके लिए जो है पीएनजी एक बेहतर जो है ऑप्शन के फॉर्म में है। पीएनजी हो गया आपका, सीएनजी आपने अक्सर पढ़ा होगा, सीएनजी चर्चा में रहता है। ये सब कुछ जो है सरकार के जो है लक्ष्यों में है कि हम लोग सीएनजी कनेक्शन को बढ़ाएं, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ाएं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सीएनजी पर कई बार जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा है, प्रीलिम्स में ही पूछा है कि सीएनजी में कौन कौन सी गैसेस वगैरह होती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको जो है आज जाकर के पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ठीक है, या फिर हम लोग डिटेल्स में सीएनजी पर एक अलग से सेशन ले लेंगे। ओके, तो इसका क्या फायदा होगा कि प्रदूषण मुक्त ईंधन है ये, इससे जो है कार्बन एक्सक्रीशन नहीं होगा और पोल्यूशन नहीं होगा। और पोल्यूशन अगर नहीं होगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जैसी जो आप समस्याएं देख रहे हैं वो समस्याएं भी जो है आपके सामने नहीं आएंगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसके अलावा पीएनजी से क्या लाभ होता है? भंडारण की समस्या से निजात होती है, क्योंकि ये पाइपलाइन के माध्यम से जो है जाती है और उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप जो है दिल्ली वगैरह में गए होंगे तो वहां पर मकानों में जो है इस तरीके से जो है बॉक्स बना होता है, मीटर लगा होता है और पाइप के माध्यम से जो है कनेक्शन आपको जो है दिया जाता है। और यहां पर आपका क्या होता है? चूल्हा होता है और पाइप के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और आप आराम से जो है बैठ करके क्या करते हैं? खाना बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो भंडारण की क्षमता नहीं होती है। एलपीजी में क्या होता है कि आपका किचन है, किचन में जो है आपको यहां पर चूल्हा रखना होता है और यहां पर जो है आपका सिलेंडर रखा होता है, फिर यहां पर आपको गैस भरनी होती है। तो ये भंडारण की समस्या जो है दरअसल पीएनजी में नहीं आती है। ये अपने आप में एक बहुत सुविधाजनक बात होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भंडारण की समस्या नहीं होगी, साथ साथ में और क्या नहीं होगा? और नहीं होगा आपका जो है कि आसानी से जो है इसकी उपलब्धता भी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके घर तक सरकार द्वारा पाइप के माध्यम से पीएनजी को पहुंचा दिया गया तो कोई समस्या होती ही नहीं है। आपको डिलीवरी बॉय को कॉल नहीं करना पड़ेगा कि भैया जी जाके गैस दे आइए, आपको बार बार जो है एप्लीकेशन में नहीं चेक करना पड़ेगा। जब आपके घर में ऑलरेडी वो पाइप मौजूद है, कनेक्शन दिया गया है, कनेक्शन को सही करने के लिए बीच बीच में देखने के लिए एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो मीटर को आपको बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि भाई कोई समस्या तो नहीं आ गई है, सब पूरी उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होती है। दुर्घटना होने का भी डर दरअसल नहीं होता है। तो ये बहुत जो है आसान है, यानी कि इसकी उपलब्धता जो है आसानी से हो जाती है। आपको बार बार जो है फोन करके कहना नहीं पड़ता है कि भाई साहब गैस छोड़ दो हमारे यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी पाइप जो है लगी हुई है तो वहां से आपको कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है इसमें जो है एक तरीके से ये इको फ्रेंडली होता है, या यूं कह लूं कि इससे जो है प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आज हम सतत विकास की अगर बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कहा जाता है कि हमें आगे विकास ऐसा करना है, धारणीय विकास जिसको हम कहते हैं, कि हमारा विकास वर्तमान में ऐसा हो कि ताकि हम भविष्य की जरूरतों को देखें कि भविष्य में क्या कुछ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। हमारी सोच भौतिकतावादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यह पर्यावरण अनुकूल है, इसलिए पीएनजी का लाभ बहुत ज्यादा है जीवन में, ध्यान रखिएगा। आगे क्या है कि इससे बिखराव और चोरी का डर भी नहीं रहेगा। भाई पाइप से कनेक्शन दिया गया है, कनेक्शन आपके चूल्हे तक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी कनेक्शन के माध्यम से जो है आप लोग एयर कंडीशनर चला सकते हैं अपना, और कई अन्य जो है संयंत्र अपने घर के आप जो है इससे चला सकते हैं। इस पर भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है। तो न सिर्फ आप गैस चूल्हे को चलाएंगे, बल्कि अन्य जो संयंत्र आपके घर में उपस्थित होते हैं उसका भी फायदा आपको जो है इससे पीएनजी से मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिखराव चोरी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि पाइप के माध्यम से कनेक्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीकेज वगैरह नहीं होता है। बीच बीच में कर्मचारी आपके घर में आकर के चीजों को चेक करते हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये जो है डायग्राम बना हुआ है, तो बेनिफिट्स ऑफ पीएनजी यहां पर लिखा हुआ है कि इट्स सेफ, इट्स इको फ्रेंडली, मैंने आपको जस्ट बताया अभी यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट्स अब इसी तरीके से आप अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से फ्लो डायग्राम बना देंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट्स ए सेफ, इट्स इको फ्रेंडली, इट्स इकोनॉमिकल, इट्स कन्वीनिएंट, और बाकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी जो है इसका एक तरीके से बहुत ही जीरो रहता है, और नो स्टोरेज रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि स्टोरेज का भी कोई जो है दिक्कत वाली बात यहां पर इसमें नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप अपने कॉपी में जो है इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इससे और फायदा क्या होगा कि आयातित जो कच्चा तेल है आपका, उस पर जो है हमारी निर्भरता कम होगी। यह पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। ठीक है, क्योंकि हमारी निर्भरता दरअसल क्या है अभी फिलहाल आयातित कच्चे तेल पर ज्यादा है, और जब पीएनजी का विकास होगा, सीएनजी वगैरह का विकास होगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारी निर्भरता है जो आयातित जो है कच्चे तेल पर, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और फिलहाल अगर आप डेटा के अनुसार अगर आप बात करेंगे, इस डेटा को आप अपने कॉपी में क्या करिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। डेटा क्या है कि भारत अपनी जरूरत का 86% कच्चा तेल आयात करता है, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। और जब पीएनजी आपके घर में आ जाएगा, जब पीएनजी जो है पूरा प्रॉपर तरीके से जो है आपके घरों में रहेगा, तो निश्चित तौर पर जो है ये क्या होगा, जो निर्भरता हमारी 86% की है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तथा घरेलू जरूरत का जो है जो 50% गैस जो बाहर से आयातित किया जाता है, ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, बेनिफिट्स है पीएनजी का। सरकार का जो लक्ष्य है कि गैस आधारित
जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़े, तो इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है निश्चित तौर पर इस पर जो है फायदा मिलेगा। प्रश्न इस पर क्या कुछ बनने वाले हैं या क्या कुछ बन सकते हैं, हम लोग आगे इस पर देखते हैं। तो फटाफट देखिए क्या है संभावित प्रश्नों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका इससे बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके स्रोत क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्री परीक्षा में भी अक्सर आपसे यहां से प्रश्न पूछता है और मुख्य परीक्षा में तो पूछता है, इसलिए इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न को आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में सरकार द्वारा गैस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। तो आप इस पर डिटेल्स में चर्चा कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को मेंशन करिएगा और डेटा के माध्यम से अपने आंसर को इनहांस करने की, उसकी प्रोडक्टिविटी को यानी कि उसके आंसर को जो है बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या कुछ बन सकता है कि आयातित कच्चे तेल की निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। तो यानी कि टॉपिक एक है लेकिन घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछ लेगा, तो आपको प्रश्न जो है पूछने की जो प्रवृत्ति है वो भी आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न इस संबंधित टॉपिक से यानी कि गैस आधारित इकोनॉमी से इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। प्रश्न को प्लीज तुरंत नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी डिकोड एग्जाम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में इस तरीके से होती रहेगी। और इसी तरीके से हम लोग जो है आगे जो भी टॉपिक होंगे, चाहे वो नीतिगत मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, किसी भी अन्य प्रकार के मुद्दे हों जो चर्चा में चल रहे होंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए या प्री परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम लोग उन पर आर्टिकल्स डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप लोग प्लीज देखा करिए जो भी वीडियो मैं लाता हूं, और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।